जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया था। हिंद महासागर में ब्रिटेन के बिजनेस कॉम्पिटिटर डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि यह कंपनी अपने मुल्क से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे दौलतमंद मुल्कों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर हुकूमत करने वाली थी। दोस्तों, वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। तब दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन सिविल वॉर से उबर रहा था। उसकी इकोनॉमी खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थी और दुनिया के कुल प्रोडक्शन का महज 3% माल ही वहां तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की हुकूमत हुआ करती थी। यूरोप की मेन ताकतें पुर्तगाल और स्पेन बिजनेस में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। कारोबारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के कारोबारी जहाजों को लूट कर ही सेटिस्फाइड हो जाते थे। उसी दौरान खाना बदोश ब्रितानी कारोबारी रॉल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और साउथ ईस्ट एशिया का कारोबारी दौरा करते हुए भारत की प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चला और भारत के बारे में रॉल्फ फिच की जानकारी के बेस पर एक दूसरे खाना बदोश सर जेम्स लैंकेस्टर समेत ब्रिटेन के 200 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर कारोबारी पेशावरों को भारत के डायरेक्शन में आगे बढ़ने का ख्याल आया। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से ईस्टर्न एशिया में कारोबार करने की परमिशन हासिल करी। इस कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। खैर, जब अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया था, तब तक बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी। उस दौर में दौलत के मामले में सिर्फ चीन का मिंग डायनेस्टी ही बादशाह अकबर की बराबरी कर सकता था। दोस्तों, खाफी खान निजामुल मुल्क की किताब मुंतखबुल बाप के मुताबिक अकबर ने 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, बड़ी अशरफियों में 100 तोले से लेकर 500 तोले तक की 1000 अशरफियां, 272 मन कच्चा सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी, अपने पीछे छोड़ गए थे। अकबर के शहजादे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर की पदवी के साथ तख्त पर बैठ चुके थे। हुकूमत में सुधारों को लागू करते हुए कान, नाक और हाथों को काटने का पनिशमेंट खत्म कर दिया गया था। इल्लीगल टैक्स को हटाया जा चुका था। सड़कें, कुएं और सराय बनाए जा रहे थे। उत्तराधिकार के कानूनों को सख्ती से लागू किया गया था और हर शहर के सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज का हुक्म दिया गया था। फरियादियों की फरियाद के लिए महल की दीवार से इंसाफ की एक जंजीर लटका दी गई थी। वर्ल्ड फेमस हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल के मुताबिक हॉकिंस को जल्दी ही एहसास हो गया था कि 40 लाख मुगलों की सेना के साथ वैसे जंग नहीं करी जा सकती है जैसे कि उस वक्त यूरोप में हो रही थी। इसीलिए यहां उसे मुगल बादशाह की इजाजत के साथ साथ उनके कोऑपरेशन की भी जरूरत थी। हॉकिंस 1 साल के अंदर मुगल राजधानी आगरा पहुंचे। कम पढ़े लिखे हॉकिंस को जहांगीर से कारोबार की इजाजत हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद संसद के मेंबर और राजदूत सर थॉमस रो को शाही दूत के तौर पर भेजा गया। सर थॉमस रो 1615 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचे।
उन्होंने राजा को बेशकीमती तोहफे दिए, जिसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब भी शामिल थी। दोस्तों, ब्रिटेन के साथ रिश्ते बनाना जहांगीर की प्रायोरिटी में नहीं था। थॉमस रो के मुताबिक जब भी बात होती थी तो बादशाह उससे कारोबार के बजाय घोड़ों, कलाकृतियों और शराब के मुद्दे में चर्चा करने लगते थे। 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद सर थॉमस रो को इसमें कामयाबी मिल गई। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक कारोबारी समझौते पर सिग्नेचर कर दिए। साल 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में जंग लड़ने और कॉलोनी स्टैब्लिश करने की इजाजत दे दी। ब्रिटिश फौज के आर्म्ड फोर्सेस ने पहले भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला किया और ज्यादातर जंगें जीती। धीरे धीरे उसने बंगाल के कोस्टल एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन 17वीं शताब्दी में उनका मुगलों से सिर्फ एक बार आमना सामना हुआ था। साल 1681 में कंपनी के एम्प्लॉइज ने कंपनी के डायरेक्टर सर चाइल्ड से शिकायत करी कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के ऑफिसर्स उन्हें टैक्स और दूसरे मामलों में परेशान करते हैं। सर चाइल्ड ने फौजी मदद के लिए अपने सम्राट को खत लिखा। इसके बाद 1686 में 19 बैटलशिप्स, 200 तोपों और 600 सैनिकों वाला एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की तरफ रवाना हुआ। मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी, इसीलिए जंग में मुगलों की जीत हुई। 1695 में ब्रिटानी समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगजेब के समुद्री जहाजों फतेह मोहम्मद और गुलाम सवाई को लूट लिया। इस खजाने की कीमत तकरीबन 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड थी। हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल का कहना है कि ब्रितानी सैनिकों को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह मारा। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने तबाह कर दिए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। सूरत के कारखाने को बंद कर दिया गया और बॉम्बे में भी उनका यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और क्रिमिनल्स की तरह उन्हें बेइज्जत किया गया। कंपनी के पास माफी मांगने और अपने कारखानों को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह मौजूद होने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने ऑफिशियल तौर से हेनरी एवरी को शार्पली क्रिटिसाइज किया और मुगल बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ कर दिया। साल 1707 में बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद अलग अलग इलाकों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कंपनी ने इन हालातों का फायदा उठाते हुए लाखों की तादाद में लोकल लोगों को फौज में भर्ती किया। यूरोप में होने वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते जंगी टेक्नोलॉजी में भी वो बेहतर हो गए थे। ये छोटी लेकिन असरदार सेना एक के बाद एक पुरानी टेक्निक से लैस मुगलों, मराठों, सिखों और लोकल नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे दौलतमंद स्टेट बंगाल के रूलर बने। मुगल हुकूमत के रेवेन्यू का 50% इसी स्टेट से आता था। बंगाल न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कपड़ा और जहाज बनाने का एक अहम सेंटर हुआ करता था। इस इलाके के लोग रेशम, सूती कपड़ा, इस्पात, पोटेशियम नाइट्रेट और खेती से जुड़ी चीजों का एक्सपोर्ट करके अच्छी कमाई कर लेते थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को पैगाम भेजा कि वो अपने इलाके का एक्सपेंशन ना करे। हुक्म न मानने के बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, जिसके मन में भी रूलर बनने की बड़ी ख्वाहिश थी। 23 जून 1757 को प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच जंग हुई। ज्यादा तोपों की मौजूदगी और मीर जाफर के धोखे के चलते अंग्रेजों की जीत हो गई और मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से माल गुजारी वसूलने लगे। इस तरह भारत में लूटपाट के दौर की शुरुआत हुई। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। 1759 में और फिर 1764 में जीत के बाद कंपनी ने बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया
औरंगजेब की हुकूमत के दौरान सूरत और अहमदाबाद से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे उससे 13 लाख और 100 से 3 लाख रुपए का सालाना रेवेन्यू मिलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जहां कारोबार से फायदे की उम्मीद नहीं होती तो वो वहां फौज उसे मुमकिन बना देती। कंपनी की फौज ने अगले 50 सालों में भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उन इलाकों पर कंपनी को रेवेन्यू देने वाले लोकल रूलर्स हुकूमत करने लगे, आंखों के सामने। यानी डायरेक्टली तो सत्ता लोकल रूलर्स के हाथों में थी, लेकिन स्टेट का ज्यादातर रेवेन्यू ब्रिटिश तिजोरियों में जाता था। जनता मजबूर थी। अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को हराया। लॉर्ड क्लाइव ने ईस्टर्न सूबे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब रेवेन्यू वसूलने और जनता को कंट्रोल करने का हक 26 लाख रुपए सालाना के बदले हासिल कर लिया। इसके बाद भारत कंपनी की हुकूमत के तहत आ गया। इतिहासकार यानी हिस्टोरियन सैयद हसन रियाज के मुताबिक उस दौर में अवाम के बीच ये बिलीफ काफी फेमस हुआ करता था कि दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। तो दोस्तों, इससे आगे की दास्तान अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @the rate of अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।